So let us start. It is taking some time. Okay, so it is regarding storage. So the topics which we'll be covering are Amazon Elastic Block Store, that is EBS, which we have all seen with EC2. हमने क्या किया था, EC2 इंस्टेंस के साथ एसोसिएट किया था डिफॉल्ट स्टोरेज 8 GB का, अगर आपको ध्यान होगा. We'll also talk about simple storage service, which is very popularly called as S3 bucket. Then we'll talk about Elastic File System. Then Amazon Simple Storage Service Glacier. That means a kind of archiving service where we keep all that kind of storage which is not interactively needed. In this, we have demo of EBS console, S3 console, EFS console, Glacier console. Then there will be a lab. अब हमें ये देखना है कि आपके बीच में एग्जाम आने वाले हैं, तो ये लैब हम लोग एग्जाम के बाद रखेंगे. ठीक है, तो we'll go for lab. So these are all the things. इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को करने के बाद you will be able to differentiate between S3, EBS, etc. etc. ठीक है. So if we talk about some of the services, मतलब जैसे ही आप एक AWS अकाउंट बनाते हैं, बाय डिफॉल्ट एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड आपको मिल जाता है जो VPC कहलाता है. जैसा मैंने पहले बताया, आप एक से ज्यादा VPCs बना सकते हो और VPCs बनाने का कोई पैसा नहीं लगता, केवल इनबाउंड ट्रैफिक पे पैसा लगता है. वो डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी सर्विसेज रन कर रहे हैं. Then in the previous module we saw how we can instantiate Elastic Compute Cloud, which is called as EC2. इसकी लैब्स जिनने कर ली कर लें, नहीं करी है तो वीडियो स्टोर्ड है, वहां से आप देखकर करें और अपने जो कैनवास की वीडियोस हैं उसको देखकर करें. अब यहां पर जो आज का टारगेट डिस्कशन है, दैट इज ऑन दीज 4 थिंग्स. ठीक है, एंड दीज 4 थिंग्स दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू, on one side to EC2, other side to these database services, and all these they lie inside your firewall, which is your VPC. Okay, अब इसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो पब्लिक एक्सेसिबल है तो पब्लिक सबनेट में आप रखते हैं, कुछ पब्लिक एक्सेसिबल नहीं रखना है तो उसको प्राइवेट सबनेट में रखते हैं. वो भी आगे एक लैब में आप करके देखेंगे.
और ये सारी चीजें गवर्न होती है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, IAM। तो यूजर को कुछ राइट्स मिलते हैं, सर्विस को कुछ राइट्स मिलते हैं। तो सर्विस रोल्स होते हैं, यूजर रोल्स होते हैं, ठीक है। So we'll talk about the first section, which is called as Elastic Block Store। तो ये देखने में ऐसा आइकॉन दिखता है इसका। Now, what is Elastic Block Store? जब आप ब्लॉक स्टोरेज की बात करते हैं, यानी कि ब्लॉक ऑफ डेटा, ब्लॉक ऑफ डेटा मतलब जहां पर डेटा जो है कुछ बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट के ब्लॉक्स में होता है, उसको आप ब्लॉक ऑफ डेटा बोलते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट स्टोरेज जो होती है वहां एंटायरली एक ऑब्जेक्ट होता है, मतलब यू हैव सम ऑब्जेक्ट्स। तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोर सर्विस डेटा को, यानी कि आपकी फाइल्स को ब्लॉक्स के तौर पर देखता है। आपकी फाइल कुछ भी हो, वो उसको ब्लॉक के तौर पर देखेगा। So here you can create individual storage volumes and attach them to EC2 instance। क्योंकि कोई भी कंप्यूट इंस्टेंस है तो उसके साथ स्टोरेज अटैच होना चाहिए, ठीक है। Now these volumes are automatically replicated within its availability zone। मतलब आपका डेटा जो है वो मतलब अवेलेबिलिटी रहेगी, और अगर कुछ क्रैश होता है तो उसका रेप्लिका से वो रिस्टोर होगा। इट कैन बी बैक्ड अप ऑटोमेटिकली टू Amazon S3 थ्रू स्नैपशॉट्स, ठीक है। मतलब आप EBS में जो डेटा रखते हो उसका स्नैपशॉट बनता है, और वो स्नैपशॉट S3 में रखा होता है। कभी मान लीजिए आपका EBS क्रैश हो गया, so you can regain with the help of snapshot। EBS के यूजेस क्या क्या हैं? पहला, बूट वॉल्यूम्स एंड स्टोरेज फॉर EC2। मतलब जो बूट वाला पार्ट है, मतलब कहना चाहिए बूट वॉल्यूम है आपके EC2 का, यानी कि आपने मान लीजिए लिनक्स रखा, ubuntu रखा, Amazon लिनक्स रखा, रेड हैट लिनक्स रखा, विंडोज रखा, तो उसमें बूटेबल फाइल्स होंगी, बूट सेक्टर होगा, और वो सारी चीजें होंगी। तो ये EBS में होता है, जो भी EBS अटैच होता है। जैसा कि हमने देखा था कि जब आप EC2 इंस्टेंस बना रहे होते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक कुछ साइज का EBS ब्लॉक उसके साथ स्टोर होता है, मतलब अटैच होता ही होता है, ठीक है ना। देन डेटा स्टोरेज विद अ फाइल सिस्टम, ऑब्जेक्ट सिस्टम से नहीं, फाइल सिस्टम। डेटाबेस होस्ट्स, you can go for hosting some kind of database, जो भी आप चाहते हैं। थर्ड पार्टी, enterprise applications, any kind of application। Now EBS comes in two type of quality or two categories। one is SSD, यानी solid state, now it is, one is solid state, that is SSD, मतलब it is of good quality,
अनदर इज HDD, जो आपकी नॉर्मल हार्ड डिस्क क्वालिटी है। SSD में you can go up to 16 TB, 16,000 मैक्स IOP वॉल्यूम, और थ्रूपुट इसके इस टाइप से है। इन द सेम वे हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सारे डेटा हैं, तो प्राइस में डिफरेंस होता है, बिकॉज ये क्वालिटी ज्यादा अच्छी है और ये क्वालिटी ठीक ठाक है। So you can see recommendation for SSD and recommendation for HDD, ये सारे सिनेरियोज हैं। So जनरली सिस्टम बूट वॉल्यूम आप SSD का बनाते हैं, क्रिटिकल बिजनेस एप्लीकेशन यहां पर रखते हैं, लार्ज डेटाबेस वर्कलोड्स, लो लेटेंसी, क्योंकि SSD हाई क्वालिटी है, लो लेटेंसी रहेगा, वर्चुअल डेस्कटॉप्स, ये सारी चीजें। जबकि सिंपल टाइप का डेटा जहां पर स्ट्रीमिंग डेटा है, लो प्राइस में रखना है, ज्यादा डेटा रखना है, डेटा वेयरहाउस रखना है, लॉग प्रोसेसिंग रखनी है, बूट वॉल्यूम नहीं रखना है, ठीक है, तो ये सारा कुछ HDD में आप रखते हैं, ठीक है। EBS के मतलब क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला है स्नैपशॉट्स, मतलब जैसे आपने एक EBS बना, मतलब अटैच किया EC2 इंस्टेंस के साथ, इसका स्नैपशॉट एक दिए गए स्टोरेज में सेव होने लगेगा। स्नैपशॉट सेव होने से फायदा यह है कि यू कैन रिक्रिएट न्यू वॉल्यूम एनी टाइम, यू कैन रेप्लिकेट ऑल्सो वॉल्यूम। विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट यू कैन क्रिएट न्यू EBS, encrypted EBS volumes without any extra cost. Elasticity, increase capacity, change to different types. वॉल्यूम्स, अब यहां पर जो आगे कुछ टॉपिक्स लिखे हुए थे डिफरेंशिएट करने के लिए, उसको समझ लेते हैं। वॉल्यूम्स, EBS volume persists independently from instance. All volumes are charged by amount that is provisioned per month. मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक EBS वॉल्यूम को किसी EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया तो वो उसके साथ ही रह गया, ऐसा नहीं है। इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मान लीजिए आपने मतलब EC2 इंस्टेंस जो है अभी के लिए शटडाउन कर दी है और इस EBS वॉल्यूम को किसी और EC2 इंस्टेंस के साथ एसोसिएट कर दिया है तो चलेगा, ठीक है ना। ये दूसरी बात है कि बूट रिलेटेड एक्टिविटी अलग अलग रहेंगी, वो तो अलग बात है, लेकिन स्टोरेज के लिए आप एक EBS वॉल्यूम को अलग अलग EC2 इंस्टेंस के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, मल्टीपल उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। IOPs, charged by amount of that you provision in GB per month until storage is released. जब तक आपका ये एग्जिस्ट कर रहा है EBS, GB पर मंथ चार्जेस आपको होते रहेंगे। मैग्नेटिक, चार्ज बाय नंबर ऑफ रिक्वेस्ट टू द वॉल्यूम। प्रोविजन IOP में चार्ज बाय द अमाउंट दैट यू प्रोविजन इन IOPs multiplied by percentage days that you provision for month, ठीक है।
Next, snapshots. Added cost to EBS snapshots to S3 is per GB of data stored. जब आपका कोई इलास्टिक ब्लॉक स्टोर का स्नैपशॉट किसी S3 में सेव होता है तो चेंजेस के साथ वो स्नैपशॉट अपडेट होता रहता है। तो कितना जीबी पर मंथ डेटा स्टोर हुआ उसके हिसाब से चार्जेस होते हैं। इनबाउंड डेटा ट्रांसफर इज फ्री, आउटबाउंड डेटा ट्रांसफर अक्रॉस रीजन्स इनकर्स चार्जेस। मतलब आप इसमें डेटा अपलोड करते रहोगे ईबीएस में तो वो फ्री है, जब मतलब उसकी जितनी भी कैपेसिटी है, लेकिन उधर से डेटा बाहर जा रहा है अलग अलग रीजन्स में जहां पर ये रेप्लिकेटेड है तो उसमें चार्जेस लगेंगे। ठीक है, so this we have seen first section. इसका लैब करना है, ठीक है। तो लैब में बेसिकली करेंगे क्या, ऐसा करते हैं लैब आज ही कर लेते हैं, दैट विल बी बेटर बिकॉज इसके बाद हम लोग एक पॉज लेंगे और मॉड्यूल नंबर 8, मॉड्यूल नंबर 5, फिर मॉड्यूल नंबर 4 एंड 2 ये आपके फाइनल एग्जाम के बाद करेंगे, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट इस टाइप का दिखेगा, ठीक है ना। S3 बकेट, ये सारी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। S3 स्टैंडर्ड, इंटेलिजेंट टायरिंग, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ग्लेशियर डीप आर्काइव, ये सारी S3 के वेरिएंट्स हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग बात कर रहे थे EBS की, अब हम बात कर रहे हैं S3। So you can see, आप कहीं पर बकेट क्रिएट करोगे, मतलब S3 बकेट क्रिएट करोगे और उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है ना। So you have two types of bucket path. First is bucket path style, second is bucket virtual host style. ये दो तरह के एंड पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप इसको देख सकते हो, मतलब एक्सेस कर सकते हो। तो यू कैन सी रिडंडेंसी होती है बकेट की। स्केलिंग हम कितनी भी कर सकते हैं बकेट्स की, इसको हम AWS कंसोल से एक्सेस कर सकते हैं, कमांड लाइन से एक्सेस कर सकते हैं, किसी SDK यानी कि पाइथन, Node.js, C#, एक्सेट्रा किसी से भी एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल स्टोरिंग, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, बैकअप, डिजास्टर रिकवरी, स्टेजिंग एरिया फॉर बिग डेटा, ये सारा कुछ S3 में कर सकते हैं। S3 के कॉमन सिनेरियो है बैकअप स्टोरेज, एप्लीकेशन होस्टिंग, मीडिया होस्टिंग, सॉफ्टवेयर डिलीवरी। इसकी प्राइसिंग होती है GBs पर मंथ, ट्रांसफर आउट टू अदर रीजन्स, पुट कॉपी
पोस्ट, लिस्ट एंड गेट रिक्वेस्ट, ठीक है ना। तो 3 तरह से ये प्राइसिंग होती है। अगर आप ट्रांसफर इनटू S3 कर रहे हो, ट्रांसफर आउट फ्रॉम S3 टू क्लाउड फ्रंट कर रहे हो, और ट्रांसफर आउट टू EC2 सेम रीजन में कर रहे हो, तो प्राइसिंग नहीं लगती। स्टैंडर्ड स्टोरेज जो है वो 11 नाइन्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी में लगती है, मतलब 99.99999999 11 बार बोलोगे वो उसकी ड्यूरेबिलिटी है, और अवेलेबिलिटी 99.9999 में रहती है। इनफ्रीक्वेंट एक्सेस का ये सिनेरियो है। नंबर ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप स्टोर कर सकते हो। On S3 you can have requests like get, put, copy, data transfer, ठीक है। So this is we did for S3. Then you have EFS. It is just like network file storage, जैसा कि दूसरे आपके सिस्टम में होता है नेटवर्क फाइल स्टोरेज, यानी कि एक नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है जैसे लिनक्स में या विंडोज में होता है, वैसे ही यहाँ पर इलास्टिक फाइल सिस्टम है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है। इस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में एक ये प्राइवेट सबनेट है, एक और प्राइवेट सबनेट है, और ये 2 प्राइवेट सबनेट हैं। तो इस सबनेट में कोई किसी एक जोन में, ये सबनेट में आप काम कर रहे हो जहां पर नेटवर्क इंटरफेस है, ठीक है, और इसी तरह से दूसरे जोन में, मतलब ये सभी एक रीजन में है, ज्योग्राफिकल रीजन में, लेकिन जोन अलग अलग हैं और सब अलग अलग प्राइवेट सबनेट में हैं। सब जगह नेटवर्किंग इंटरफेस है, और ये सब जो हैं ये कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड है यहां से। तो दिस इज इलास्टिक फाइल सिस्टम। So you can implement elastic file system and you can connect it to your EC2 instance. So whenever you have elastic file system, it will have a subnet ID, मतलब कोई सबनेट होगा प्राइवेट पब्लिक, सिक्योरिटी ग्रुप एसोसिएट होगा उसके साथ, ताकि कौन सा आप पोर्ट ओपन कर रहे हो, क्या क्या किसको दे रहे हो, इसके साथ एक से ज्यादा फाइल सिस्टम होंगे, उसमें VPC सबनेट होगा, अवेलेबिलिटी जोन होगा, सभी जो है एक VPC के अंदर होना चाहिए। इसके बाद आता है ग्लेशियर। ग्लेशियर भी 11
टाइम्स ड्यूरेबिलिटी, यानी कि 99.99 11 बार गिनोगे उतनी ड्यूरेबिलिटी देता है। यहां पर हम डेटा जो रखते हैं उसको हम एनक्रिप्ट करके रख सकते हैं। वॉल्ट लॉक फीचर अवेलेबल है ताकि आपका आर्काइव डेटा वॉल्ट लॉक होकर रखा हुआ है ताकि दूसरा उसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके। क्योंकि ये आर्काइव डेटा है तो लॉन्ग टाइम के लिए सस्ते रेट में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। फिर जब जरूरत है उस पर इंटरेक्शन की तो वापस उसको S3 में ला सकते हो और उस पर काम कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास S3 बकेट में डेटा है, 30 दिन के बाद आपने उसमें प्लान बनाया हुआ है तो 30 दिन के बाद वो ग्लेशियर में चला जाएगा। और अगर आपने ऐसा प्लान बनाया है, जरूरी नहीं कि वैसे ही प्लान हो, अगर ऐसा प्लान बनाया है तो 5 साल में ये डिलीट हो जाएगा। ग्लेशियर मीडिया एसेट आर्काइविंग के काम आता है। कुछ इंफॉर्मेशन आपको परमानेंटली रखना है जिस पे ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, वो सारा कुछ आप रखते हैं। ग्लेशियर के साथ आप रेस्ट एपीआई यानी कि HTML कोडिंग के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो। java.net SDKs के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हो। S3 विथ लाइफ साइकिल पॉलिसी के साथ कर सकते हो, यानी कि कितने दिन में रखना है, कितने दिन में डिलीट करना, वो पॉलिसी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। मतलब मान लीजिए कोई डेटा ऐसा है जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, फिर वो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस फॉर्मेट में चला गया 30 दिन में, फिर 2 महीने बाद वो ग्लेशियर फॉर्मेट में चला गया, फिर मान लीजिए वो 1 साल में डिलीट हो गया। ये एक पॉलिसी है, जरूरी नहीं कि ऐसा रहे जैसा पहले आपने देखा था। तो वी कैन मेक अ पॉलिसी, तो हमारी पॉलिसी के हिसाब से चलेगा। मान लीजिए हमको कुछ डेटा कोई सरकारी पॉलिसी के हिसाब से रखना है तो हम वैसी पॉलिसी बनाकर उसको S3 से इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट से ग्लेशियर, ग्लेशियर से डिलीशन में कर सकते हैं। तो ये यहां पर इसका वॉल्यूम है। S3 जो है जनरली 5 TB मैक्सिमम वॉल्यूम होता है, ये क्वेश्चन आता है आपको वहां पर। ग्लेशियर 40 TB होता है, ठीक है ना। तो यू कैन सी ये आपका ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर है, ये आपका क्लाउड है, ठीक है। तो यहां पर आप S3 बकेट और S3 ग्लेशियर से इंटरेक्ट कर सकते हो with the help of secure socket layer and they reside under one VPC। सिक्योरिटी जो होती है S3 ग्लेशियर की वो IAM रोल्स के थ्रू होती है। उसमें एनक्रिप्शन करोगे तो EES 256 एनक्रिप्शन यू कैन गो फॉर एंड यू कैन मैनेज द कीज फॉर दैट। तो यहां तक हम लोग करते हैं, इसके बाद का बाद में डिस्कस करेंगे। Now we come back to our canvas।
System is running very slow. Welcome to the demonstration on Elastic File System, also known as EFS. कहाँ से खुल गया? ये आपके हिस्से का यहाँ खुल गया, कोई बात नहीं. So now we come to lab here. In module 7, you can see this is your lab for EBS, Elastic Block Store. So we'll go to this lab. लैब सेटअप करने का सेम तरीका है. When you go to the lab area, then you have to start lab. Okay, start lab. यहाँ हम लोग करेंगे क्या? यहाँ हम लोग देखेंगे स्नैपशॉट कैसे काम करता है और स्नैपशॉट से कैसे हम वापस रिकवर कर सकते हैं कोई वॉल्यूम. तो यू कैन सी स्टार्ट लैब क्लिक करने से लैब क्रिएशन हो रही है जो कि 4 घंटे के लिए अवेलेबल रहेगा हमको. 4 घंटे में हम ये प्रॉब्लम कितनी बार भी कर सकते हैं. 4 घंटे खत्म होने के बाद फिर से लैब क्रिएट करके फिर उसको कर सकते हैं कितने बार भी. ठीक है. So we'll wait till lab is created, and you know when lab is created, we have to click on AWS button so that we go to the environment. So it is taking some time. So it is initializing.
एक्चुअली लैब क्रिएट हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर हमको इंटरफेस दिखने में टाइम लग रहा है, मे बी स्लो होगा। तो इसको अगर हम बंद कर देंगे तो पीछे तो लैब क्रिएट हो ही रहा है ना। सो लेट इट बी गोइंग इन बैकग्राउंड, जब तक हम यहाँ ये देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इलास्टिक ब्लॉक स्टोर क्या है ये हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट लैब करने के बाद यू हैव टू गो टू AWS. So it will take us to new tab. So in the moment it is taking us to new tab. So this is your console. आप जो यूजर होंगे आपको उस हिसाब से ये IAM यूजर दिखाई देगा। अब यहाँ पर क्या करना आगे देखते हैं, ठीक है। तो वी हैव टू क्रिएट अ न्यू EBS वॉल्यूम, है ना। तो हमको क्या करना है, इन दिस टास्क you will create and attach an EBS volume to a new EC2 instance, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले सर्विसेज में जाके EC2 पे क्लिक करना। यहां पर हमको EC2 में क्लिक करना है सो दैट हम कंप्यूट डेस्कटॉप पर पहुंच जाए, जहां पर हमको सारे इंस्टेंसेस दिखती हैं, ठीक है। सो एक इंस्टेंस इन्होंने पहले, जैसे हमने स्टार्ट लैब किया था, तो एक इंस्टेंस पहले से इनने बनाकर रख दी, ठीक है। इसलिए कंट्रोल एनवायरनमेंट का ये फायदा होता है। अब यहां पर हमको इंस्टेंस पे क्लिक करनी है लेफ्ट साइड में, तो हमको रनिंग इंस्टेंस दिख जाएगा। तो यू कैन सी इंस्टेंस का नाम है लैब, और ये जैसे ही हमने स्टार्ट लैब बटन दबाया था ये अपने आप बन गई, ठीक है। तो इसको क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज नीचे दिखाएगा, और प्रॉपर्टीज अच्छे से देखना है तो यहां से इसको ऊपर ड्रैग करना, इसको बंद करोगे तो और जगह मिल जाएगी, ठीक है। Note the availability zone to the instance. It looks similar to US West 2A. तो अवेलेबिलिटी जोन इस EC2 इंस्टेंस का है US West 2A, और आप कहीं और होंगे तो आपको वहां जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो देखते हैं। इन द लेफ्ट नेविगेशन पेन क्लिक ऑन वॉल्यूम्स। तो यहां पर हमको वॉल्यूम्स में क्लिक करना है, ये है वॉल्यूम्स, EBS का वॉल्यूम। तो बाय डिफॉल्ट जैसा आपने पिछली लैब में भी किया था, जब हम एक फ्री टायर का एक AMI इंस्टेंस बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक 8 गिग्स का वॉल्यूम अटैच होता है ना। तो वो दिखा रहा है, व्हाट इट सेज नाउ, you will see an existing volume,
ठीक है ना, तो वो तो अपन ने देख लिया। नाउ व्हाट विल डू, विल क्रिएट वन मोर वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम क्रिएट करेंगे और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन उसमें देंगे। तो यहां से विल गो फॉर क्रिएट वॉल्यूम। सो क्रिएट वॉल्यूम में वॉल्यूम टाइप विल बी जनरल पर्पस SSD ग्रुप 2, वो ऑलरेडी है। साइज GB 1 रखेंगे। 1 क्यों रखेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो यहां पर हम 1 कर देंगे। 1 क्योंकि हमको एक छोटा सा यहां डेमोन्स्ट्रेशन करना है। अवेलेबिलिटी जोन सेम जो EC2 इंस्टेंस का, यानी तो दिक्कत होती है ना, तो US वेस्ट 2A वहां था, वही बाय डिफॉल्ट यहां पर आ रहा है। अगर नहीं हो तो हमको ये लेकर आना है। टैग ऐड करने, तो टैग क्या, एक टैग आपने ऐड किया है। टैग में की नेम इज नेम, वॉल्यूम इज माय वॉल्यूम। तो नीचे जाएंगे, टैग नेम इज नेम, तो लिख लें, नेम इज नेम, वैल्यू इज माय वॉल्यूम। किसी का ऑन है वो म्यूट कर लें अपने आप को। तो ये टैग जो है ये ऐड हो गया। इसके बाद क्रिएट वॉल्यूम, फिर क्लोज, क्रिएट वॉल्यूम देन क्लोज। अब आपके पास 2 वॉल्यूम आ गए। एक डिफॉल्ट जो अटैच था 8 गिग्स का, एक आपने बनाया 1 गिग का। नाउ इसको हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी दिख जाए तो इसको ऊपर रखो, ये इसकी प्रॉपर्टी है। यहां पर सिलेक्ट करते हुए एक्शन में जाकर अटैच वॉल्यूम पे क्लिक करें, बिकॉज वी वांट टू अटैच इट। ठीक है, कहां अटैच करना है, तो इंस्टेंस के साथ अटैच करना है। इंस्टेंस में ये लैब नाम की इंस्टेंस ऑलरेडी है। अगर ज्यादा इंस्टेंस होंगी तो ज्यादा लिस्ट आएगी, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, डिवाइस फील्ड जो है डेव SDF ऑलरेडी है, मतलब ये उसका वॉल्यूम वो है, माउंटिंग इंफॉर्मेशन की रूट के बाद क्या क्या है। फिर इसको अटैच करना है, तो अटैच बटन क्लिक करेंगे। तो ये अटैच हो गया। नाउ आवर EC2 इंस्टेंस is having 2 EBS volume attached to it. आगे चलते हैं, कनेक्ट योर EC2 इंस्टेंस। तो उसके लिए हमें पुट्टी का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है,
तो इसमें हमें विंडोज वाला ऑप्शन देखना पड़ेगा, विंडोज यूजर्स। तो रीड थ्रू, अब इसमें हमको क्या करना है, डिटेल्स में जाना है। तो डिटेल्स में हमको ये बताएगा कि हम कीज कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डिटेल्स हम फिर से क्लिक कर लेंगे, फिर से आ जाएगा। तो ये कह रहा है डिटेल्स क्लिक करो, फिर वहां से पीपीके डाउनलोड करो और उसको labuser.pp के नाम से सेव करो। तो ये नाम हम पहले से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और डाउनलोड पीपीके ऑप्शन यहां से प्रेस करें। डाउनलोड पीपीके, तो देखते हैं, ये हो गया। तो इसका बाय डिफॉल्ट उसमें labuser.ppk डाउनलोड हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बंद कर दो। अब ये जो है इसमें हम पुट्टी के थ्रू सिक्योरली लॉग इन करेंगे। अब अभी मेरे इस सिस्टम में पुट्टी नहीं है, तो मैं डाउनलोड इट हियर ऑप्शन से डाउनलोड कर दूंगा। So what we are doing, we are downloading पुट्टी। फिर इस पुट्टी को रन करेंगे। ये तो आप वैसे भी लिनक्स का लैब करते समय करते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेट अस सी। तो जब तक ये रन होगा हम आगे देख लेते हैं। तो पुट्टी जब रन करेंगे, ये पुट्टी का विंडो आ गया। अब इसमें हमको होस्ट, पोर्ट और बाकी चीजें देनी है। सो ये हम देखेंगे। ना कनेक्शन जो है, कनेक्शन में हमको इसको अलाइव रखना है 30 वॉल्यूम देकर। तो यहां पर कनेक्शन में जाएंगे और अलाइव में 30 कर देंगे, ठीक है। वापस सेशन में आ जाएंगे। अब यहां पर होस्ट नेम में हमको कॉपी द IPv4 public IP address for the instance. To find it, return to EC2 console, click on instance और नीचे public IP अपने EC2 इंस्टेंस का देखना है। तो क्या करेंगे, यहां पर जाएंगे, इंस्टेंसेस में जाएंगे अपनी AWS कंसोल में,
इंस्टेंसेस में लैब इंस्टेंस सिलेक्टेड होनी चाहिए। ये पब्लिक आईपी एड्रेस है, इसको कॉपी क्लिक कर देंगे यहां से, तो ये कॉपी हो गया, ठीक है ना। वापस हम अपने यहां पर स्टेप्स में आएंगे। कॉपी करने के बाद कनेक्शन लिस्ट में जाएंगे, SSH एक्सपेंड करेंगे, तो यहां पर कनेक्शन में जाएंगे, SSH को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। और SSH को एक्सपेंड करने के बाद ऑथ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ब्राउज पे क्लिक करेंगे और ये जो आपकी PPK फाइल थी उसको ले लेंगे। अभी हमने ऊपर वहां पर आईपी एड्रेस नहीं दिया है, वो भी हमको रह गया है, वो करना है। माय सिस्टम टेक्स टाइम, तो यहां पर ये लैब यूजर PPK आ रहा है, इसको सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद अभी हमको नॉर्मल सेशन में यहां पे आईपी एड्रेस पेस्ट करना है। तो आईपी एड्रेस पेस्ट हो गया। अब हमारे सारी चीजें फुलफिल हो गई। एक, टाइम टू लिव हमने बढ़ा दिया, सेशन में आईपी एड्रेस अपने EC2 इंस्टेंस का पब्लिक आईपी दे दिया, SSH में हमने ऑथराइजेशन में अपनी PPK की दे दी ताकि सिक्योरली लॉगिन हो सके, हम ही कर सके और कोई ना कर सके। अब इसको ओपन करेंगे तो हमको यूजर नेम प्रॉम्प्ट करेगा यहां पर, इसको यस कर दें। लॉगिन एज, यहां से यूजर ले लें, enter. So you can see you are getting this particular dollar prompt, ठीक है ना। अब यहां पर टर्मिनल विंडो आपकी ओपन है, यू हैव टू से CD डाउनलोड्स। LS करके देख लेते हैं, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ की बात नहीं है, ये यहां तक का तो आपका हो गया, ये आपका दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। अब वापस हमको ये तो हो गया यहां तक, ये तो
ये एक्सरसाइज पूरी उसकी है, किसकी, दूसरे, मतलब ये हमको यहीं तक करना था विंडोज यूजर को, बाकी जो ये दिखा रहा है ये मैक और लिनक्स के लिए है। अब हमको अपना फाइल सिस्टम कॉन्फ़िगर करना है। सो वी हैव टू गिव कमांड df-h। So you can see कि आपके इस वॉल्यूम में क्या क्या है। डेव के अंदर shm, रन, ये सारे फोल्डर्स हैं, ठीक है। Now you can, what you can do, you can create ext3 type of file system। तो उसके लिए you will give command sudo is for super user, make file system -t ext dev this। Okay, so this will create a file system। So this is done successfully। इसके अंदर आप एक डायरेक्टरी बनाओगे mnt data store। sudo इसलिए बिकॉज सुपर यूजर, मेक डायरेक्टरी, आप ये डायरेक्टरी बना। अब जो नया वॉल्यूम बनाया उसको माउंट करना है। सो यू आर मैपिंग दिस dev sdf to mnt data store। so you are mounting it, copy, so this will be mounted। now to configure Linux instance to mount the volume whenever the instance is started, आप ये कमांड दे दोगे, तो उससे क्या होगा, जब भी ये स्टार्ट होगा तो ये चलेगा। Now if you want to see what is there in fs tab, you give cat command, so it will show this file system। अब मैं इस फाइल सिस्टम जो अभी आपने बनाया और माउंट किया, फाइल सिस्टम बनाना पहला स्टेप, माउंट करना दूसरा स्टेप। इसमें सिंपली एक फाइल txt नाम की फाइल बना रहा हूं। उसको अगर देखना है तो आप इस तरह से देख सकते हो। So it will show some text has been written। तो ये हो गया। अब हम स्नैपशॉट बनाएंगे। तो अब स्नैपशॉट बनाने के लिए फिर हमको वॉल्यूम्स में जाना है। तो वापस हम कंसोल में गए, ठीक है, और इट्स टेकिंग सम टाइम। यहां पर हम वॉल्यूम्स में जाएंगे, ठीक है। वॉल्यूम्स में जाने के बाद जो वॉल्यूम हमने अभी क्रिएट किया है उसको सिलेक्ट करेंगे। जब तक ये आता है, जब तक हम यहां ये देख ले रहे हैं, तो माय वॉल्यूम जो है उसको सिलेक्ट करोगे, उसमें क्रिएट स्नैपशॉट करोगे, स्नैपशॉट क्रिएट करोगे, उसमें की बनाओगे, नेम वैल्यू बनाओगे, माय स्नैपशॉट, स्नैपशॉट क्रिएट करके छोड़ दोगे। तो हमको माय वॉल्यूम सिलेक्ट करना है। थोड़ा इसको नीचे लेकर आएंगे ताकि वॉल्यूम्स दिखाई दें। वॉल्यूम सिलेक्ट करना है,
वॉल्यूम सिलेक्ट करने के बाद एक्शन में जाकर क्रिएट स्नैपशॉट करना है। स्नैपशॉट क्रिएट करने में इसका डिस्क्रिप्शन लेना है। तो डिस्क्रिप्शन जैसा ये बोलता है वैसा लेना है। तो डिस्क्रिप्शन खाली छोड़ दिया है, तो अपन केवल की नेम रखते हैं, और ये की का नाम नेम, ठीक है। तो ऐड टैग की नेम इज नेम, और वैल्यू इज माय स्नैपशॉट। टैग देने से फायदा ये होता है कि हम अपना कोई भी रिसोर्स आसानी से ढूंढ सकते। तो ये हो गया। यहां के बाद हम क्रिएट स्नैपशॉट करेंगे। स्नैपशॉट क्रिएट हो गया और क्लोज कर देंगे। जब क्लोज कर देंगे तो स्नैपशॉट्स लेफ्ट साइड में क्लिक करेंगे तो हमको हमारा ये स्नैपशॉट दिखाई देगा, ठीक है। ये चल रहा है अभी। जब तक ये चल रहा है, जब तक देखें आगे के स्टेप्स। अब जब स्नैपशॉट बन गया, योर स्नैपशॉट इज डिस्प्लेड, इट विल स्टार्ट विद अ स्टेट ऑफ पेंडिंग, जैसा कि अपन ने देखा था, विद पेंडिंग, which means that snapshot is being created. It will then change to completed. Only used storage blocks are copied to snapshot, so empty blocks do not take any snapshot storage space, है ना। मतलब जब भी हमारे EBS में कुछ चेंजेस होगा तो स्नैपशॉट जो है राइट होगा। अब हमको क्या करना है, हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। चेंजेस करेंगे मतलब कुछ हरकत करेंगे अपने वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में क्या हरकत करेंगे, जो फाइल बनाई थी file.txt, उसको हम रिमूव करेंगे। तो ये हमारा यहां पर है। तो यहां पर हम ये फाइल रिमूव करेंगे और लिस्ट करके देखेंगे कि उसमें कुछ बचा है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर हम ये लिस्ट करके देख रहे हैं, तो कुछ नहीं है, लॉस्ट फाउंड बाय डिफॉल्ट रहता है, वही बस है। जो हमारी file.txt है वो तो हम रिमूव कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि हमने कुछ इसमें काम किया। That means we did some activity. So when we did some activity, there will be some kind of changes in your EBS, and because there are some changes in the EBS, it will go to the snapshot. अब आगे चलें। Now we have to restore Amazon EBS snapshot. If you ever wish to retrieve data stored in the snapshot, you can restore the snapshot to new EBS volume, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, विल क्रिएट अ वॉल्यूम यूजिंग योर स्नैपशॉट। जो स्नैपशॉट हमने बनाया उससे एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास स्नैपशॉट ऑलरेडी है, उसके बाद कुछ हरकत हुई है, यानी कि आपने फाइल डिलीट की है। अब हम यहां पर स्नैपशॉट सिलेक्ट रखते हुए एक्शन में जाकर करेंगे क्रिएट वॉल्यूम, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन फिर से हम बोल रहे हैं वैसे ही रहना चाहिए। तो US वेस्ट 2 ऑलरेडी आ रहा है यहां पर।
इसका जो टैग है वो हम रिस्टोर्ड वॉल्यूम नाम का रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर टैग ऐड करेंगे, की का नाम है नेम, वैल्यू का नाम है रिस्टोर्ड वॉल्यूम, ठीक है, ये टैग है। इसके बाद क्रिएट वॉल्यूम एंड क्लोज, क्रिएट वॉल्यूम क्लोज, ठीक है। तो स्नैपशॉट से वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। We have to attach restored volume to your EC2 instance, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, यहां पर जाएंगे, वॉल्यूम्स में। अब यहां पर आपको पहले 2 वॉल्यूम थे, अब 3 दिखा रहा, रिस्टोर्ड वॉल्यूम। तो रिस्टोर्ड वॉल्यूम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको अटैच करेंगे, अटैच वॉल्यूम। एक्शन में जाएंगे, अटैच वॉल्यूम। तो अटैच वॉल्यूम में पूछेगा इंस्टेंस कौन सी। तो अभी हमारे पास एक इकलौती इंस्टेंस है लैब नाम की, EC2 इंस्टेंस, उसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। और अटैच होते समय डेव SDG दिखाएगा, ठीक है, तो दिखा रहा है। और यहां इसको अटैच कर देंगे। तो ये वॉल्यूम अटैच हो जाएगा। जब ये अटैच हो जाएगा तो माउंट द रिस्टोर्ड वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे, रिस्टोर वॉल्यूम को माउंट करेंगे। तो हम अपने पुट्टी में कमांड देंगे mkdir दिस, यहां लिखेंगे mkdir, ये MNT का डाटा हो गया। फिर इसको माउंट करोगे आप, ठीक है ना। फिर इसको लिस्ट करोगे, तो आप देखोगे कि ये फाइल .txt जो उस समय थी, वो वाले वॉल्यूम में जो आपने डिलीट कर दी, वो स्नैपशॉट से नए वॉल्यूम में वापस आ गई। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, पहली कि we can attach as many number of EBS to EC2 instance, and any EBS is independent, it can be attached to any EC2 instance. You can create file system on volume, add files, you can create snapshot for your volume. With the help of snapshot, you can create new EBS volume, and you can mount by attaching. First you attach that EBS2 instance, then you can mount it. तो ये सारा हो गया। इसके बाद आप इस कंसोल को बंद करोगे, ठीक है, और यहां पर आकर एंड लैब पे क्लिक करोगे। आज थोड़ा सा अपना लेंदी हो गया, बिकॉज इसके बाद आपको एक ब्रेक मिलने वाला है, यहां पर आकर एंड लैब कर दो। So you can see that hardly in 35 minutes we did this. एंड लैब हो जाएगा, और एंड लैब होने के बाद हमारा
ये मॉड्यूल नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसको अपन क्लोज कर देते हैं। यहां आकर आपका स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं और स्टॉप